नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। अभी तक आप सब लोगों को आधुनिक काल की परिस्थितियों के विषय में व्याख्यान दे रही थी। मैंने आपको आधुनिक काल के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख किया और अब क्रम के हिसाब से जो प्रथम चरण में आधुनिक काल में जिन प्रवृत्तियों का आगमन हुआ, उस युग की विशेषताओं का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी। जो सबसे प्रथम युग है वो है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु काल। भारतेंदु काल राष्ट्रीय जागरण की चेतना का उन्मेषण युग रहा है। यहाँ इस युग का साहित्य बहुत हद तक आधुनिक काल का संधि साहित्य है। इसमें प्राचीन साहित्यिक परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक साहित्य का उद्देश्य प्राचीन की रक्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। कविता क्षेत्र में इस युग के कवि को जहाँ नवीन का मोह है, वहाँ उसमें प्राचीन के प्रति आग्रह भी हमें दिखाई देता है। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने प्रकृति चित्रण, श्रृंगार तथा लीला वर्णन की बड़ी अनुभूति और विदग्धता से चित्र लिए हैं और साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश भी उन्होंने पहली बार इस युग के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु युग का कवि जहाँ एक ओर प्राचीनता का प्रेमी है, वहीं दूसरी ओर अर्वाचीनता का सूत्रधार भी है। वह तत्कालीन समस्याओं के प्रति जागरूक भी है। उनके काव्य में हमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों का पुट देखने को मिलता है। उसमें विक्टोरिया की जमकर प्रशस्ति भी लिखी है। प्रशस्ति में हमने देखा था, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, और दूसरी ओर राजभक्ति के साथ साथ अंग्रेजी शोषण के प्रति उनकी उग्र वाणी भी फूट पड़ी है कि पैधन विदेश जात यह अति ख्वारी। यानी राजभक्ति और राजभक्ति के साथ साथ में कहने से भी वह नहीं चूकते। आधुनिक युग का आलोचक भारतेंदु युग के कवि की राजभक्ति को देखकर कभी कभी उसमें राष्ट्रता के प्रति संशालु मन होता है, किंतु उस समय के साहित्यकार का हम सही मूल्यांकन तब तक ना कर सकेंगे जब तक तत्कालीन राजनीति के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझ सकते। वस्तुतः देशभक्ति और राजभक्ति उस समय की राजनीति का एक अभिन्न अंग थी। यानी देशभक्ति और राजभक्ति उस समय के युग की विशेषता थी। एक आश्चर्य अवश्य है कि उस समय के साहित्यकार की वाणी सन 1857 की विशाल जनक्रांति से संबंध में नितांत मूक है। भारतेंदु जी का जन्म 1857 की स्वतंत्रता क्रांति से 7 वर्ष पूर्व और निधन कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व हुआ। अतः भारतेंदु की प्रारंभिक कविताओं में स्पष्ट रूप से हमें राजभक्ति के दर्शन होते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों उनकी बुद्धि पश्चिम होती गई त्यों-त्यों उनकी वाणी पर देशभक्ति का भी और गाढ़ा होती गई, क्योंकि अब वे अंग्रेजों की शोषण नीति की भली भांति खुलकर निंदा भी करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। भारतेंदु जी की जिस लेखनी ने अंग्रेजी शासन की प्रशंसा के गीत लिखे हैं, बाद में विद्रोह की भयंकर चिंगारियों को उगलने लगी। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति कुछ ऐसे घुल मिल गई कि कभी कभी आलोचक उस युग के कवि की राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने लगता है। इस प्रकार कोई निर्णय देने से पूर्व उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन अवश्य है।
करना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु उनके युग का कवि सच्चा देशभक्त है। भले ही किसी कारणवश उसमें राजभक्ति के भी हमें दर्शन मिलते हैं। भारतेंदु की राष्ट्रता पर किसी प्रकार की संकुचितता का आरोप लगाना ही अन्याय संगत होगा। उन्होंने धर्म विद्वेष फैलाने वालों की निंदा की है, धर्मावलंबियों के प्रति गहरा अनुराग प्रकट किया है। यदि हम गणपति गुप्त के शब्दों में कहें तो डैश इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। 1857 के अनंतर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक नेता भारतेंदु थे। यह देश का दुर्भाग्य है कि उनका देहांत 34 वर्ष की अल्पावस्था में हो गया। यदि वे कुछ और वर्ष जीवित रहते तो कांग्रेस का आरंभिक स्वरूप कुछ और ही होता। उस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, उस समय के साहित्य में जन कांग्रेस का आरंभिक स्वरूप कुछ और होता। जीवन स्पष्ट प्रतिबिंब है। भारतेंदु युग के लेखक ने निरंतर महामारी, अकाल, टैक्स, अधिक शोषण, राजनीतिक विषयों पर बहुत कुछ लिखा। इसके अतिरिक्त उस युग के काव्य में देश प्रेम, सामाजिक दुर्व्यवस्था, कुप्रथाओं का खंडन, विधवाओं की दयनीय दशा, बाल विवाह विरोध, धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वासों का खंडन, स्त्री शिक्षा, स्वतंत्रता आदि सामाजिक विषयों का प्रचुर मात्रा में वर्णन देखने को मिलता है। शुक्ल ने जिन शब्दों में भारतेंदु के कवि जीवन का विश्लेषण किया है वह प्रायः उस समय के समस्त कवियों के काव्य पर चरितार्थ होता हुआ हमें दिखाई देता है। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और वे पद्माकर और दिग्विजय की परंपरा में दिखाई देते हैं, दूसरी ओर बंगदेश के माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में। एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल गूंजते दिखाई देते हैं, दूसरी ओर मंदिरों में अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी देखते ही शिक्षा समाज सुधार पर व्याख्यान देते हुए नजर आते हैं। प्राचीन और नवीन का यही अद्भुत समन्वय सामंजस्य भारतेंदु काल की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल छाया का संचार अपेक्षित था, वैसी शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें हम सबको तनिक भी संदेह नहीं। भारतेंदु काल में कविता क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार। भारतेंदु का उनके जीवन काल में जिन लेखकों ने खड़ी बोली में तुकबंदियां रची उन्हें कविता कहना ठीक नहीं पड़ता। इस काल में कुछ कवियों ने छंदों के क्षेत्र में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। प्राचीन छंदों के स्थान पर लोक प्रचलित छंदों कजली, बिरहा, रेखता, मलार, लाक्सी, ठुमरी, होली, खेमटा, कहरवा, चैती, सांझी और गजल का प्रयोग जो है वो हमें भारतेंदु काल के साहित्यकारों के साहित्य में देखने को परिलक्षित होता है। भारतेंदु युगीन कविता के अध्ययन के अनंतर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु और उसके समकालीन लेखक हिंदी और हिंदू जाति के उद्धार के लिए आंदोलन करने वाले देश प्रेमी पत्रकार और प्रचारक ही अधिक थे, काव्य और साहित्यकार कम। यह कहा जा सकता है कि वह युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, अतः उस साहित्य में परित्यक्ता, अनुभूति, गहनता अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। किंतु उसी युग में गालिब, दाग, हाली, अकबर, इलाहाबादी एवं रविन्द्रनाथ की काव्य कला विकासोन्मुखी हुई और फिर उस काल के लेखकों ने जिस ब्रजभाषा को अपनी काव्यमयी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वही कई शताब्दियों से बड़ी सफलतापूर्वक काव्य में हमें व्यवहत होती हुई नजर आती है। खड़ी बोली गद्य का विकास युग इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। भारतेंदु ने न तो राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत पद्धति को अपनाया और न ही राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की उर्दूमय गद्य शैली को व्यवहत किया, बल्कि इस दिशा में मध्यम मार्ग का अवलंबन करके अपनी अद्भुत सामंजस्य प्रवृत्ति का परिचय दिया। भारतेंदु ने
अनेक नवीन गद्य रूपों का विकास किया, जिसका माध्यम खड़ी बोली। वे नए रूप पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना और निबंध आदि थे। इन रूपों का प्रचार और विकास इस युग में हिंदी में पहली बार हुआ। इस युग में अनेक पत्र पत्रिकाओं का खूब प्रचलन हुआ। भारतेंदु युग का प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादक रहा है। भारतेंदु जी स्वयं कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक करते थे। शुक्ल जी ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। सुना जाता है भारतेंदु जी ने उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया, साथ साथ मौलिक नाटक हिंदी में लिखे, लेकिन उपन्यास नहीं। गोस्वामी किशोरीलाल के उपन्यासों में पुरुष चरित्र चित्रण नहीं मिलता है। भारतेंदु काल से पूर्व हिंदी में कई नाटक आ चुके थे, किंतु उन्हें पाश्चात्य वर्णन मात्र कहा जाएगा। भारतेंदु का हिंदी नाटक साहित्य क्षेत्र में रंगमंच पर उत्तीर्ण होना एक विस्मरणीय घटना है। अनेक अनेक नाटक इन्होंने लिखे, जिसमें कई मौलिक, कई अनुदित और कई रूपांतरित थे। भारतेंदु से काशी नाटक मंडली की स्थापना और स्वयं भी अभिनय में भाग लिया करते थे। इनके नाटकों ने साहित्यिकता के साथ साथ नाटकीय गुणों का सुंदर सामंजस्य किया। इस प्रकार से भारतेंदु युग में साहित्य में रीतिकाल जैसा श्रृंगार इस युग में नहीं है। प्राचीनता के प्रति हमें मोह देखने को तो मिलता है, किंतु नवीनता के प्रति काफी आकुलता है। इस युग में खड़ी बोली गद्य का यथेष्ट प्रचार हुआ है। नाटक में देखने को उसका प्रयोग हमें मिलता है। इस प्रकार से भारतेंदु युग में जिन साहित्य रूपों और प्रवृत्तियों का बीजारोपण हुआ, आगे चलकर वही प्रवृत्तियां जो हैं वो द्विवेदी युग में पुष्पित और पल्लवित होती भी हमें दृष्टिगोचर होती हैं।